वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद इंटरनेट, बड़े बड़े कंटेनर जहाज और पिछले 50-60 साल की ये तेज रफ्तार दुनिया, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कहानी हजारों साल पुरानी है, चलिए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और वैश्वीकरण के उस अनसुने इतिहास को खंगालते हैं जो हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान करने वाला। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है ग्लोबलाइजेशन की असली शुरुआत कब हुई होगी? क्या ये सब कुछ इंटरनेट और हवाई जहाज के आने के बाद शुरू हुआ, या इसकी जड़ें कहीं ज्यादा पुरानी हैं? ये सवाल ही हमारी आम सोच को चुनौती देता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इनके बीच सदियों का फासला है, लेकिन कहानी एक ही है। एक तरफ 10वीं सदी का एक जहाज है और दूसरी तरफ 19वीं सदी के लोग जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि दुनिया को जोड़ने की ये चाहत, ये सफ़र कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। हजारों सालों से यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री ये सब दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचे हैं, और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले गए, बल्कि अपने साथ ले गए नए विचार, नई संस्कृति और हाँ, यहां तक कि बीमारियां भी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सोचकर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी का व्यापार पश्चिम एशिया से होता था। मालदीव की कौड़ियां चीन तक करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी। मशहूर सिल्क रूट ने तो पूरे पूरे महाद्वीपों को ही आपस में जोड़ दिया था। और ये जो बीमारियों का फैलना है ना, ये भी कोई आज की बात नहीं है। इसके सबूत तो 7वीं सदी में भी मिलते हैं। अच्छा, तो इस पुराने कनेक्शन के जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब हम दो ऐसी चीजों की कहानी जानेंगे जिन्होंने शुरुआती दुनिया को एक साथ बुनने में बड़ा रोल निभाया। एक बेशकीमती धागा और दूसरा एक बहुत ही मामूली सा खाना। ये है वो मशहूर रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो व्यापार और संस्कृति की एक चलती फिरती धमनी थी, एक आर्टरी। चीन से रेशम पश्चिम की ओर जाता था, तो भारत से मसाले पूरी दुनिया में फैलते थे, और बदले में यूरोप से सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें एशिया पहुंचती थीं। और बात सिर्फ सामान की नहीं थी, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म जैसे बड़े बड़े विचार भी इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में फैले। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रेशम और मसालों की नहीं है। कभी कभी दुनिया को बदलने वाले सबसे बड़े ट्रैवलर्स व्यापारी नहीं होते, बल्कि हमारे किचन में रखी कोई आम सी सब्जी होती है। जी हाँ, एक ऐसी सब्जी जिसने अटलांटिक महासागर पार किया और यूरोप का पूरा इतिहास, पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो सब्जी थी आलू। देखिए, आलू के आने से पहले यूरोप के गरीब किसानों के पास खाने के ज्यादा विकल्प नहीं थे और उनकी जिंदगी भी छोटी होती थी। लेकिन आलू ने आकर सब कुछ बदल दिया। लोगों को बेहतर खाना मिला, उनका पोषण सुधरा और उनकी औसत उम्र बढ़ गई। एक मामूली से आलू ने यूरोप में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आयरलैंड में गरीब किसान आलू पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए कि जब 1840 के दशक में एक बीमारी ने सारी फसल बर्बाद कर दी, तो वहां भुखमरी फैल गई। लाखों लोग मारे गए। ये एक कड़वा सबक था कि दुनिया से जुड़ना जहां मौके देता है, वही ये आपको बहुत कमजोर भी बना सकता है। और खाने से भी ज्यादा खतरनाक यात्री थी बीमारी। ये जो शब्द आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत खौफनाक हैं। ये बताते हैं कि उस दौर के लोग इस तबाही को कैसे देखते थे। हुआ ये कि अमेरिका के मूल निवासी लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे। उनके शरीर में चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियों से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। नतीजा, ये बीमारियां उनके लिए एक अघोषित जैविक युद्ध जैसी साबित हुईं। अब कहानी में एक तूफानी मोड़ आता है। 19वीं सदी। ये वो दौर था जब वैश्वीकरण की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। इस एक सदी ने दुनिया का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर तरह का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये सब 3 वजहों से हुआ। 3 बड़े फ्लोज, या कहिए 3 धाराएं। पहली, व्यापार की धारा, मतलब सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरी, श्रम की धारा, यानी लोगों का काम की तलाश में सफर करना। और तीसरी, पूंजी की धारा, मतलब पैसे का निवेश के लिए दुनिया भर में घूमना। अब ये सुनने में शायद किताबी लगे, लेकिन इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। जैसे जब ब्रिटेन ने बाहर से सस्ता अनाज मंगवाना शुरू किया, तो ब्रिटेन के हजारों किसान बेरोजगार हो गए। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाना, जहां खेती के लिए नई जमीनें थीं। देखिए कितना सीधा कारण और परिणाम का रिश्ता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस पलायन का पैमाना देखिए, 5 करोड़।
19वीं सदी में करीब 5 करोड़ यूरोपीय लोग सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और हीरो था, टेक्नोलॉजी। एक खास आविष्कार ने ना सिर्फ बाजार को बदला, बल्कि आम लोगों के घर की थाली तक को बदल दिया। और वो आविष्कार था रेफ्रिजरेशन। तो समझिए, 1870 के दशक से पहले अमेरिका से यूरोप जिंदा जानवर जहाज़ों में भेजे जाते थे। बहुत महंगा, बहुत मुश्किल, लेकिन फिर आए रेफ्रिजरेटर वाले जहाज़, और इन्होंने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब जानवरों को अमेरिका में ही काटा जाता और सिर्फ ठंडा किया हुआ मांस यूरोप भेजा जाता। नतीजा, शिपिंग का खर्च कम हुआ, मांस की कीमतें गिरी और यूरोप के गरीब से गरीब आदमी की थाली में भी मांस पहुंच गया। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा था। ये कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं थी, इसमें असमानता और शोषण का भी एक बहुत बड़ा और बहुत स्याह पन्ना था। मिसाल के तौर पर, अफ्रीका में रिंडापेस्ट नाम की एक बीमारी ने कहर बरपा दिया। ये मवेशियों का प्लेग था। 1880 के दशक के आखिर में ये पूर्वी अफ्रीका पहुंचा और फिर जंगल की आग की तरह फैला। कुछ ही सालों में इसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। और नतीजा, 90%। इस बीमारी ने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला, और कई अफ्रीकी समुदायों के लिए मवेशी ही उनकी पूरी दौलत, उनकी पूरी रोजी रोटी थे। मतलब उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। और इस तबाही ने यूरोपीय ताकतों को अफ्रीका पर कब्जा करने का एक और मौका दे दिया। 1885 में ये ताकतें बर्लिन में एक मेज पर बैठीं और उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर बस स्केल रखकर सीधी सीधी लकीरें खींच दी। महाद्वीप को आपस में बांट लिया, बिना ये सोचे कि वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा। और इन लकीरों का इंसानी चेहरा ये था। लाखों भारतीय मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसे गिरमिट भी कहते थे, दुनिया भर के बागानों और खदानों में काम करने के लिए भेजा गया। वहां उनकी पहचान उनका नाम नहीं, बल्कि सिर्फ एक नंबर था। कई लोगों ने इस सिस्टम को नई दास प्रथा भी कहा। सुनिए, ये शब्द हैं राम नारायण तिवारी के, जो खुद एक गिरमिटिया मजदूर थे। उनके शब्द बताते हैं कि उस सिस्टम में कितना शोषण था। झूठे वादे करके ले जाया जाता था और वहां काम के हालात बेहद अमानवीय थे। यही उस सिस्टम की सच्चाई थी। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? यही कि वैश्वीकरण की कहानी उम्मीद और शोषण, तरक्की और तबाही की एक मिलीजुली दास्तां है। व्यापार, श्रम और पूंजी के उन्हीं पुराने प्रवाहों ने हमारी आज की दुनिया बनाई है। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के जो नए प्रवाह हैं, जैसे डिजिटल डेटा का प्रवाह, सूचना का प्रवाह, ये हमारी आने वाली दुनिया को कैसा आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास में ही ढूंढना होगा।